हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आप सबने थंबनेल तो देख ही लिया है। आज हम प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं 2024। ठीक है, जो मीन्स इस साल हुआ था। और इसका है सेट नंबर 2। साइंस का आज हम सोल्व करेंगे, मैथ्स का हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 10 है। 9 जो पहले आ चुके हैं वो आपने देख भी लिए होंगे। अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। ठीक है, शेयर बहुत कम कर रहे हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ये लो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज पूछी हुई है कार्बन कंपाउंड्स की। और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हमसे पूछी हुई हैं, कौन सी करेक्ट है। तो देखो, ऑल द सक्सीडिंग मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। बिल्कुल, CH2 यूनिट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। या फिर हम कहें 14 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास की टर्म में बात करें तो 14 AMU का डिफरेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास बिटवीन द टू सक्सेसिव मेंबर इज 16U। नहीं, कितना होता है, 14 AMU या 14U। आप इसको लिखना चाहो 14U। C2H2 and C3H4 are not successive member of alkyne series। तो C2H2 तो भैया एल्काइन ही है। और C3H4 ये भी क्या है, एल्काइन सीरीज का ही मेंबर है। तो ये तो सक्सेसिव मेंबर है ना। इसमें 2 कार्बन हैं, इसमें 3 कार्बन हैं, तो सक्सेसिव मेंबर हैं। और यहाँ पे बोला हुआ है कि ये नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। तो A और B ही हमारा क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर क्या बना इसका, ऑप्शन नंबर A। तो इसका आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन A एंड B। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन आपका ठीक था, तो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर of shell the number of shell required to write the electronic configuration of potassium। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए जिसका नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 19। तो कितनी शेल की रिक्वायरमेंट है, तो 2 8 8 1 है ना। तो हमें कितनी शेल की रिक्वायरमेंट है, 4 शेल की रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, डी। आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन डी, दैट इज 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस में होती है, देखो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या होता है, आपकी AgCl वाली जो रिएक्शंस पड़ी हुई हैं उसमें आपने पढ़ा है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। तो ये भी नहीं होगी। बर्निंग ऑफ मीथेन, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोकार्बन बर्न कर रहे हो। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जब आप जलाओगे, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ। डाइजेशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। डाइजेशन में फिर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी। सिंपल सी है कि किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, किसमें जुड़ रहे हैं। बाकी सब में तो क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहे हैं लेकिन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे। ठीक है, डाइजेशन में फिर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लो। द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज KOH टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। कौन सा ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, एक ऑक्साइड बताओ जो आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और इन दोनों से रिएक्ट करके दे क्या रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो मीन्स जब वो ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैसा होगा, बेस। और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसा होगा, एसिड, है ना। तभी हमारा सॉल्ट और वाटर मिलेगा। मीन्स हमें एक कैसा ऑक्साइड बताना है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड होगा, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें से कौन सा है, कॉपर का नहीं, सोडियम का नहीं, K2 नहीं, Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो Al2O3, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर है।
तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। इनमें से कॉपर और टिन का एलॉय कौन सा होता है। देखो कॉपर टिन का एलॉय क्या होता है, ब्रॉन्ज। ब्रास जो होता है वो कॉपर प्लस जिंक का होता है ना, कॉपर प्लस जिंक का, और ये होता है कॉपर प्लस टिन। नाइक्रोम, नाइक्रोम किसका एलॉय होता है, निकल क्रोमियम का। नाइक्रोम इज एलॉय ऑफ निकल प्लस क्रोमियम। और ये कॉन्स्टेंटिन या इसको यूरेका भी कहते हैं, ये किसका एलॉय है, कॉपर प्लस निकल। ठीक है, तो सबके हो गया। आंसर हमारा क्या है इसमें, ऑप्शन डी। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है और ये सारे एलॉयज याद भी कर लेना। अभी देखो ब्रॉन्ज के बारे में पूछा गया है, क्या पता आपके क्वेश्चन में, आपका जो इस साल पेपर आएगा 2025 में, तो उसमें नाइक्रोम पूछ ले या कुछ और पूछ ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथ डिके। भैया टूथ डिके कब होता है, जब एनवायरनमेंट कैसा हो जाए, एसिडिक हो जाए, है ना। एनवायरनमेंट कैसा हो जाए, एसिडिक, और इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या रहेगा, 5.1। तो टूथ डीके यहाँ पे कितने पे हो जाएगा, 5.1 पे हमारा टूथ डीके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पेन्ड बाय द लिबरेशन ऑफ हीट। ठीक है, हीट निकली है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इट मे बी कंक्लूडेड दैट दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। देखो हीट निकल रही है और एंडोथर्मिक का नाम ले रहे हैं, तो ये काट दो, और भी कोई एंडोथर्मिक है तो वो भी काट दो। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में हुआ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब वाटर के साथ रिएक्ट करा, काफ़ी वाइग्रसली इसने रिएक्ट किया, तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही बहुत ज़्यादा क्या निकली, हीट निकली। हीट रिलीज हो रही है, तो मीन्स ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें पीएच से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो एक्सोथर्मिक क्या, तो डी हो सकता है या बी हो सकता है। सॉल्यूशन एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 7, और कह रहे हैं पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म, सॉरी डी में पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7। तो कौन सा होगा, 7 या मोर देन 7। तो देखो भाई ये क्या है, बेसिक है, ये कैसा हाइड्रोक्साइड है, बेसिक। ठीक है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, ऐसे ही होता है। एक बार याद कर लेना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज ही कर रहा हूँ तो देखो, तो ये बेसिक होगा, तो इसकी पीएच ऑब्वियसली क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। पीएच क्या होगी इसकी, ग्रेटर देन 7 होगी। तो आपका आंसर भी क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बार सोच के देखना, कौन से ऑक्साइड बेसिक होते हैं, कौन से एम्फोटेरिक होते हैं, कौन से एसिडिक होते हैं, और कौन से न्यूट्रल होते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। वैसे आंसर तो हमारा हो ही गया है, लेकिन आपको आंसर लगाना क्या है। ठीक है, ऑक्साइड में अगर पूछा जाए तो बेसिक बोलना है, एम्फोटेरिक बोलना है, न्यूट्रल बोलना है, या एसिडिक बोलना है, कब क्या बोलना है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अ पर्सन ब्रीथ्स इन। तो भैया सांस लो, गहरी सांस लो, द पोजिशन ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम। रिब्स की पोजीशन और डायफ्राम की हमें पोजीशन बतानी है। तो इसमें कैसा होता है, देखो जब आप सांस लोगे, गहरी सांस लेके देख लो भैया, जो आपकी रिब्स हैं वो ऊपर उठ जाएंगी और बाहर की तरफ आएंगी, स्पेस बनाना है ना। ठीक है, लिफ्ट अप, बिल्कुल लिफ्ट हो जाएंगी रिब्स, लेकिन ये कर्व शेप डोम नहीं, डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, रिब्स क्या हो जाएंगी, लिफ्ट अप कर जाएंगी, और डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा यहाँ पे, बी। क्लियर है, ठीक है ना, दोनों के दोनों। चलो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, जो रिब्स होंगी लिफ्ट अप एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ आएंगी, सांस लेके देखो, ये तो कर सकते हो। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। एंड मूव डाउनवर्ड, नीचे चला जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि इन दोनों का रीज़न एक ही है,
टू इंक्रीज स्पेस, स्पेस आपका बन जाए ताकि आपकी सांस क्या हो, एयर क्या हो, इनटेक हो सके। इंक्रीज स्पेस, स्पेस बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड विच इज़ नॉट अकर इन पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो ग्लैंड पेयर में नहीं होता वो आप बता दो। तो आंसर क्या है इसका? पिट्यूटरी। देखो टेस्टिस पेयर में होते हैं दो, एड्रिनल ये भी पेयर में होता है, ओवरी, चलो इसका पहले ओवरी और टेस्टिस ये तो आपको पता ही है पेयर में होते हैं। ठीक है, एड्रिनल में कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि एड्रिनल का नहीं पता सर, है ना, एड्रिनल पेयर में होते हैं नहीं होते। तो भैया एड्रिनल एक कौन सा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपकी किडनी पे होता है। ठीक है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, इसमें ऐसे लिख देते हैं, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ बोथ किडनीज। दोनों किडनीज के टॉप पे ये क्या होता है? लोकेटेड होता है। मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, ठीक है, और आपके स्ट्रेस की कंडीशंस को क्या करता है? रेगुलेट करने में ये आपकी मदद करता है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? जो एक ही पाया जाता है और वो क्या है? पिट्यूटरी। मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। कहाँ पे होता है? लोकेशन इसकी बताना और इसका फंक्शन बताना क्या करता है ये। ठीक है, इसका जल्दी से कमेंट करके ये मेरे को बताओ कि इसकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट? राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, काट दो। हमारा लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहता है? हमारा लेफ्ट साइड में रहता है। तो लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा एंड अपर एंड लोअर बॉडी। नहीं, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ओर्टा विच सेंड्स इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नहीं, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? बी एंड सी। देखो इसके लिए अब आपकी सिंपल है, आपको थ्योरी याद होनी चाहिए। अगर आपको हार्ट में सर्कुलेशन ध्यान है कि हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है, तो ही आप ये कर पाओगे। तो चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम? अगेन थ्योरी का सीधा सा क्वेश्चन है। कौन सा है ये? राइजोपस। राइजोपस को और किस नाम से जानते हो? राइजोपस को और किस नाम से जानते हो? कमेंट करके लिख दो। अब देखो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, थ्योरी सिंपल याद होनी चाहिए बायो के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बायो का है। अ क्रॉस इज मेड बिटवीन द टू पी प्लांट प्रोड्यूसेस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट। तो भैया आधे टॉल बन रहे हैं, आधे शॉर्ट बन रहे हैं, तो उनका जेनोटाइपिक बताना है अपने, जीन कौन कौन से होंगे पेरेंट में। तो देखो हमें 50% टॉल मिल रहे हैं, 50% शॉर्ट मिल रहे हैं, है ना। तो एक चीज़ तो श्योर है, जो हमारा स्मॉल टी रिसेसिव ट्रेट है, एक साइड तो वो होनी ही होनी चाहिए, है ना। एक प्लांट जो मतलब दो पौधे आपने लिए, तो एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक टॉल है, एक शॉर्ट है। तो भैया अगर 50% शॉर्ट चाहिए तो एक साइड तो ये होनी ही होनी चाहिए। अब ये कैपिटल टी, ये भी टॉल बनेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे कैपिटल टी आ रहा है, डोमिनेंट रेट आ रही है, डोमिनेंट रेट आएगी तो वहाँ तो टोल ही होंगे। यहाँ पे भी डोमिनेंट रेट आ रही है, यहाँ पे भी क्या होंगे? टोल होंगे। तो आंसर या तो बी हो, सी होगा, या आंसर डी होगा। अब अगर इसमें भी कैपिटल टी आ गया, ठीक है, इसमें जो है ये होमोजाइगस कंडीशन बन गई, तब भी आपके क्या बनेगा? टोल ही बनेंगे प्लांट्स। तो सिर्फ ऑप्शन सी ही बचेगा। अब देखो किसी को अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, थ्योरी अगर किसी की नहीं अच्छी, तो सिंपल है बेटा, क्रॉस कराओ। तो मैं यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी और एक का स्मॉल टी बना के देख लेते हैं। ये तो देखो 50% टोल और 50% क्या बन रहे हैं? शॉर्ट बन रहे हैं। अगर मैं कैपिटल टी के साथ ले लेता हूँ, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या बनेंगे? टोल ही बनेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगर किसी को थ्योरी में नहीं आ रहा है तो सिंपल है, आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। आप क्या करो, बना के देख लो, ठीक है, कॉम्बिनेशंस बना के देख लो। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन आपको एक नंबर तो मिलेगा ना, और एक नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर है, एक एक नंबर से ही आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये वर्ड क्या है, स्ट्रेंथ पूछी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की, प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड ऑन। स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती भैया, नंबर ऑफ टर्न्स पे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, नहीं नहीं, डायरेक्शन पे तो नहीं करती है ना स्ट्रेंथ। अच्छा, अभी इसमें नोट लिखा हुआ है तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे, डायरेक्शन पे नहीं करती, सिंपल सी बात। रेडियस पे, रेडियस पे होगी नहीं होगी, बता दो भाई। मटेरियल पे होगी या नहीं होगी, तो मेरा तो आंसर यहाँ पे आ रहा है डायरेक्शन। करंट की आप डायरेक्शन रिवर्स कर दो यार, तो उससे नॉर्थ और साउथ पोल ही तो चेंज हो गए आपके, स्ट्रेंथ कैसे चेंज हो जाएगी, नहीं ना, स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं होगी। और रेडियस बढ़ाओगे सोलेनोइड की, उतनी ज़्यादा क्या होंगी, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। कोर अगर आपकी सॉफ्ट आयरन की हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म होता है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं ना, नहीं पढ़ी तो लेक्चर जाके देख लो, पूरी की पूरी मैग्नेटिज्म, मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका हुआ हुआ है, और एनसीईआरटी भी सोल्व हमने की है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। अब याद होनी चाहिए, ठीक है भाई, याद होना चाहिए। ये नहीं याद है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, R इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए। वैसे तो सबने आपने याद की ही होगी, तो यहाँ से निकाल लो। जिस बच्चे ने नहीं याद की उसके लिए भाई गलत बात है ये। चलो, द मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिनिमम होता है, पहली चीज़ ये है ना, एक एक वर्ड से इन्फॉर्मेशन उठाते रहो। रेजिस्टेंस हमें अगर मिनिमम चाहिए तो बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो। कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिल सकता है। द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10। तो 10-10 ओम के आपने 5 रेजिस्टेंस हैं आपके पास, तो इनका मिनिमम आप कितना रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो मिनिमम मिलने के लिए हम इन सबको किस में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल में जब आप इनको लगाओगे तो हर एक का वैल्यू कितनी है, 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5। नेट रेजिस्टेंस जो आएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 ओम, या 1/10 1/10 1/10 करके निकाल लो आप, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है, और एक्स्ट्रा लगा लेना, टाइम इनफ होता है आपके पास। अगर आपने थ्योरी अच्छे से कर रखी है, फिर भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो उसको बेसिक से डिटेल में करना शुरू कर देना, टाइम होगा आपके पास, ठीक है। टाइम बहुत होता है, 3 घंटे इज़ मोर देन इनफ। चलो, 16th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के रिगार्डिंग में हमें ये बताना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें ठीक हैं। द डायमीटर ऑफ आई बॉल इज़ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ये ठीक है, देखो यहाँ पे अब नहीं लिखा हुआ, तो हम एक एडल्ट का ही मान के चलते हैं। तो एडल्ट की आई का डायमीटर क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर तक होता है। क्लियर है। आयरिस इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल। आयरिस पीपल के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है भाई, ये भी बात ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अक्कर्स एट द क्रिस्टलाइन लेंस। नहीं, क्रिस्टलाइन लेंस पे ज़्यादा हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होता है। रिफ्रैक्शन 80% के आसपास आपका रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे होता है, ठीक है। कॉर्निया में 80% रिफ्रैक्शन हो जाता है, और लेंस में बचा हुआ 20% रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेंस के थ्रू होता है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन थी ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। वाइल फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन लेंस एंड द रेटिना इज एडजस्टेड बाय सिलरी मसल। देखो, सिलरी मसल फोकल लेंथ को आपके एडजस्ट करती है ये, ठीक है। लेंथ की
लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है ताकि आपकी इमेज कहाँ बन जाए, रेटिना पे बन जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को एडजस्ट नहीं करती है। ओके, तो आंसर क्या आएगा, ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब इन क्वेश्चंस में देखो टाइम लगाओ, थ्योरी अगर आपकी अच्छी है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा बेसिक्स पे अपना ध्यान दो। और मैं तो आपको एक एडवाइस करूँगा कि अगर आप कुछ भी चीज़ भूल रहे हो, ठीक है, कोई टॉपिक भूल रहे हो कुछ भी, उसका बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाना, वहाँ से आपको आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो, असर्शन रीजनिंग, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास निडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। भैया कह रहे हैं डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, अगर आप करंट बढ़ा रहे हो तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात क्या सही है, नहीं ना, ये चीज़ तो बिल्कुल क्या है, गलत है। नेक्स्ट रीज़न क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। ये बात सही है कि करंट बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ती है। देखो हम भी तो लिख लिख के कर रहे हैं ना आपके साथ, तो ऐसे लिख लिख के करके देख लेना, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा बस। तो भैया असर्शन तो गलत है, रीज़न ठीक है। ये क्या था, ये असर्शन था और ये रीज़न था। तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। क्लियर। चलो नेक्स्ट, ह्यूमन फीमेल हैज़ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। परफेक्ट पेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे परफेक्ट पेयर का मतलब है सेम, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ह्यूमन फीमेल में कौन से होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, दोनों सेम ही हैं। और जो बच्चा होगा उसका जेंडर क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड करता है, मेल, है ना। मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। अब कौन सा स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर रहा है उसी के ऊपर बात होती है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, ए और आर क्या है, दोनों ठीक है, लेकिन आर रीज़न नहीं है उसका। आर ये चीज़ तो नहीं बता रहा ना कि भैया वो ह्यूमन फीमेल में जो परफेक्ट क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं उसका कारण ये है। तो आर डज नॉट एक्सप्लेन्स ए। डज नॉट एक्सप्लेन ए मीन्स आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाँ ठीक है, मायोपिक आई क्या होती है, नियर साइटेडनेस होती है, पास की चीज़ें देख सकते हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो ये बात ठीक है। फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक आई कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर आर प्रिस्क्राइब। देखो मायोपिया अगर ठीक करना है तो उसके लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगाते हैं हम, कॉनकेव लेंस लगाते हैं ऐसा। और ये लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग। ये लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग। और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, कन्वर्जिंग। तो इसका मतलब अगेन ए तो ठीक है बट आर क्या है, गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन नेचर इन सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ठीक है भैया, मेटलर्जी का आपका क्वेश्चन है, जो मिडल में पाए जाते हैं वो सल्फाइड्स और कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। द सल्फाइड और आर कैल्सिनेटेड, सल्फाइड और को कैल्सिनेट नहीं करते हैं। सल्फाइड आर को रोस्टिंग की जाती है, कार्बोनेट और के लिए कैल्सिनेशन होता है ना। तो मेटलर्जी का टॉपिक है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज
फॉल्स। तो एक एक मार्क्स में आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप देखो। अगर अब यहाँ पे आपके एक नंबर वाले तो क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब एक नंबर वाले में आपके कितने ठीक हैं नहीं हैं एक बार उसको एनालाइज करो। अगर आपकी 90% से एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं बन रही है तो अपनी थ्योरी रिवाइज करना स्टार्ट कर दो दोबारा से। आपकी थ्योरी वीक है, एमसीक्यू आपको बता देंगे कि आपकी थ्योरी अच्छी है या नहीं है। क्लियर है? तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, जिसने मेटलर्जी नहीं देखी है, 2 ही लेक्चर हैं मेटलर्जी के। मेटल एंड नॉन मेटल का पूरा चैप्टर हुआ पड़ा है। मेटलर्जी 2 लेक्चर में है, आपको थंबनेल के ऊपर ही पता लग जाएगा। टॉपिक लिखा हुआ है मेटलर्जी पार्ट 1, मेटलर्जी पार्ट 2। उतने में देख लो पूरी मेटलर्जी कवर हो जाएगी। और आती है अभी, ठीक है, बहुत आती है मेटलर्जी। मेटलर्जी के कारण ही मेटल एंड नॉन मेटल 10 नंबर का है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन अ डीकम्पोजिशन प्रोसेस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोज करना मतलब तोड़ना। ओके, राइट an equation to show the thermal decomposition of ferrous crystal। ओके, तो चलो भाई लिखो फेरस क्रिस्टल्स के ये लिए ये लिख दो। और दूसरा क्या पूछा हुआ था, व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन, व्हाई इट इज नेसेसिटी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो किसके लिए ज़रूरी होती है, तो ये भी लिखना है। चलो फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो आपकी हमने बता दी, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका एक सब्सटेंस टूटता है, कैसे भी टूट सकता है, हीट की मदद से, लाइट की मदद से या इलेक्ट्रिसिटी से आपका टूट सकता है। हमें बतानी है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो FeSO4 को आप थर्मली डीकम्पोज कराओगे तो यहाँ पे आप हीट लिख सकते हो या फिर डेल्टा का साइन बना सकते हो, जो भी आपको बनाना है, दोनों ही ठीक है। तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये गैस की फॉर्म में निकल जाएंगे। आपको G लिखना है ब्रैकेट में, आप वो लिख लो, जैसे यहाँ पे सॉलिड लिख रहे हैं। तो बैलेंस करनी पड़ेगी, 2 आयरन है यहाँ पे, 2 आयरन लगा दो और आपकी सारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। 3 और 2 5 और 3 8, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो गए, 2 सल्फर हो गए। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी आप केमिकल रिएक्शन लिख के आ रहे हो, ठीक है, कोई भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो वो बैलेंस होनी चाहिए। अब बैलेंस क्यों होनी चाहिए, ठीक है, इसका आंसर देख लो। तो भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड प्रूव करना है। मास ना तो रिएक्टेंट का लॉस हो सकता है ना ही ज़्यादा हो सकता है। तो मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बराबर रहे, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये आपके बी पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया। थ्योरेटिकल आंसर है बिकॉज केमिकल इक्वेशन इज वन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्या किया जाता है, इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब कोई भी आप रिएक्शन लिखते हो तो प्लीज़ उसको बैलेंस करके आना, ठीक है, फालतू में हो सकता है कोई टीचर आपके नंबर काट ले। चलो 22, 2 टेस्ट ट्यूब्स A एंड B आर टेकन, ईच कंटेन 1 ml ऑफ स्टार्च। तो 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब A, एक टेस्ट ट्यूब B, दोनों में क्या है, 1 ml स्टार्च है। तो ये 1 ml स्टार्च हो गया। ऐड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए। इसमें क्या करो, 1 ml सलाइवा ऐड कर दो। एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू बोथ। अब इसमें हमें क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। इसमें भी डाला और इसमें भी डाला। विच ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब शो चेंज इन कलर। किस टेस्ट ट्यूब में आपका कलर चेंज होगा, तो भाई किस टेस्ट ट्यूब में होगा, देखो आयोडीन स्टार्च के प्रेजेंस के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। स्टार्च में अगर आप आयोडीन, जैसे आपने पोटैटो वाला
किया होगा ना, पोटैटो को काटो, उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स क्या कर दो, आयोडीन के डाल दो, तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। स्टार्च की प्रेजेंस का हमें पता चल जाता है। तो स्टार्च किस में है, दोनों में ही है, लेकिन उसमें क्या है, सलाइवा है। अब सलाइवा इसमें क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब ए में सलाइवा क्या करेगा, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। अब टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च से क्या बना देगा, शुगर बना देगा। तो यहाँ पे जितना आपका स्टार्च था वो किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर में कन्वर्ट हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया, मान लो शुगर में कन्वर्ट हो गया, मान लो क्या हो ही गया, सलाइवा ने कर दिया। तो अब आयोडीन जब डालोगे तो इसमें तो स्टार्च नहीं है, इसमें शुगर है, इसमें स्टार्च है, तो आयोडीन तो स्टार्च टेस्ट देगा। तो टेस्ट ट्यूब बी में क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, टेस्ट ट्यूब बी। राइट द चेंज्ड कलर ऑब्जर्वेशन, क्या हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। पोटैटो लो, उसको काटो, उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, उस पर थोड़ा सा आयोडीन ड्रॉप्स डाल दो और वो क्या हो जाएंगे, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो मीन्स उसमें आपकी स्टार्च है। ठीक है, टेस्ट ए में क्यों नहीं हुआ उसका रीज़न हमें पता चल गया। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि स्टार्च इज़ डाइजेस्टेड बाय द सलाइवा। ठीक है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय सलाइवा। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है तो आपको पता है स्टार्च आपके माउथ में ही ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले स्टार्च क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहना है, कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, पॉलीसैकेराइड होता है ये। तो स्टार्च इज़ अ डाइजेस्टेड बाय सलाइवा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टू टाइप ऑफ जर्म सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में कौन से दो तरह के हमारे जर्म सेल्स पाए जाते हैं, कौन से दो तरह के जर्म सेल्स पाए जाते हैं भाई। देखो, एक तो फीमेल्स में एग सेल्स मिलेंगे, या जिसको तुम क्या कहते हो, ओवम भी कहते हो, एंड स्पर्म। मेल में क्या होगा, स्पर्म होगा। फीमेल में क्या होंगे, एग सेल्स होंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन लिखा है, मीन्स बोथ। लिस्ट टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द टू। तो सेल इसमें, अब इसमें एग और स्पर्म में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एग क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज इन साइज। एग क्या बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है साइज में। और जबकि स्पर्म की हम बात करें तो स्मॉल होता है। एग आपका चल नहीं सकता है ना, नॉन मोटाइल। स्पर्म तो चल सकते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप में होता है। और ये क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। कुछ ऐसी शेप में होएगा। तो ये था हमारा सेल, एग सेल और स्पर्म सेल में डिफरेंस। क्लियर, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लो, ये तो लिखना ही था सिर्फ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब क्या करते हैं, एक ही सेम प्लेन में लाई करते हैं। साइन ऑफ एंगल आई, ठीक है, और साइन ऑफ एंगल आर क्या रहेंगे, एक कांस्टेंट रहेंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर, कांस्टेंट है ना। और ये कांस्टेंट क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, या आप इसको एन लिखते होगे बुक्स में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ।
देखो, जब दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के लिए बोलें तो आपको ना ये लाइन पूरी लिख के आनी है। कई बच्चे जल्दबाजी में पेपर जल्दी करने के चक्कर में साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन लिख के आ जाते हैं। तो अगर आप ये लिख के आ रहे हो तो आपको आधे नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। इसका हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट बतानी है हमें ग्लास में। तो चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमें क्या दिया हुआ है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5। हमें बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 विच इज़ 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, यूनिट आप अगर नहीं लगाओगे आधा नंबर फिर से गवा दोगे। सिर्फ इतना सा यूनिट लगाने का आपको नंबर मिलता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द ओम्स लॉ डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा? तो सर्किट दे रखा है आपको, डायग्राम। तो सबसे पहले अब देखो, यहाँ पे मुझे V निकालना है। तो V का सीधा सा फॉर्मूला क्या है? I इंटू आर। आर मेरे पास है, I नहीं है। तो इस पूरे सर्किट में कितना करंट चल रहा है मैं वो निकाल लूँ पहले, है ना। तो टोटल करंट निकाल लेते हैं इसका। टोटल करंट कैसे निकलेगा? टोटल वोल्टेज, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज हमारी कितनी है यहाँ पे? ये 2 वोल्ट है, ठीक है। ये हमारी टोटल वोल्टेज होगी। तो 2 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस तो नेट रेजिस्टेंस, यहाँ से आई करंट चला, यहाँ पे आई करंट आया, यहाँ पे आई करंट आया, इसमें से भी आई करंट पास कर रहा है, इसमें से भी आई करंट पास कर रहा है। तो सब में से सेम करंट पास कर रहा है, मीन्स ये सारे के सारे क्या हैं? सीरीज़ में है। सब क्या हैं? सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में कैसे निकलेगा? 2 + 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 6। तो कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस? 6। तो टोटल करंट कितना आ गया इसमें? 1/3। आई इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर, यह 0.33 एम्पियर। हमें निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। तो पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। अब ये देखो लिख के आना होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, आई 1/3, इसका खुद का रेजिस्टेंस 3, तो 1 वोल्ट। अगेन यूनिट लगा देना भाई, यूनिट नहीं लगाओगे फिर से आधा नंबर जानबूझ के गवा रहे हो आप। नेक्स्ट, नेम द टर्म यूज फॉर द मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसे मटेरियल्स जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है ना। तो और अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रहे हमारे इकोसिस्टम में तो उनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो, दोज मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और डीकम्पोज्ड इनटू द सॉइल बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और नेचुरल एजेंट्स आर लेबल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। दीज सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है, मेटल स्क्रैप, एल्यूमिनियम्स, केमिकल्स भी हो सकते हैं भैया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर ये हमारे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है? बाई विच दे हार्म द वेरियस कंपोनेंट, दे कंटेमिनेट द सोइल, सोइल को कंटेमिनेट करेंगे, वाटर रिसोर्सेज को कंटेमिनेट करेंगे, मतलब गंदा करेंगे। तो सोइल ही अगर सोइल को कंटेमिनेट कर देंगे, सोइल का न्यूट्रिशन ख़त्म कर देंगे, तो उस पर आपकी डिफरेंट क्रॉप्स भी सही से नहीं हो पाएंगी, मतलब यील्ड आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, दिस सब्सटेंस व्हेन एक्सीडेंटली ईटन बाय द स्ट्रे एनिमल्स, जो गली में ऐसे घूमते रहते हैं, जो आवारा एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स, अगर उन्होंने खा लिए तो भैया
आपने कई केसेस ऐसे देखे भी होंगे कि गाय के मुंह में प्लास्टिक फंस जाती है, प्लास्टिक के बैग्स फंस जाते हैं, है ना, तो उनके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए प्लास्टिक बैन की जाती है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। चलो क्वेश्चन नंबर 27, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एल्वियोली इन द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। तो एल्वियोलिस के पास बहुत ही ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा क्यों होता है भाई, क्यों होता है? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, इसीलिए द एल्वियोलिस इन द lungs exchange gases between the air and blood. The richly supplied alveoli ensure the efficient exchange of gases. गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो सके, इसीलिए वहाँ पे क्या होती हैं, ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, कौन सा? हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को जल्दी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इतनी जल्दी नहीं लेता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन पसंद है। तो अगर हम बात करें एचबी की, हेमोग्लोबिन की, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, और इससे भी ज़्यादा किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये चीज़ याद रखना, ये होता है एफिनिटी ऑर्डर। हेमोग्लोबिन को कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? कार्बन मोनोऑक्साइड उसको सबसे ज़्यादा पसंद होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछा था, तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जल्दी लेगा क्योंकि इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अब कई बार देखा होगा कि जंगल वगैरह में आग लग जाती है या वुडन हाउसेज में आग जब लग जाती है तो चोकिंग के कारण क्या हो जाता है ना, धुएं के कारण क्या होता है बेटा, वहाँ पे दम घुट जाता है और डेथ हो जाती है। धुएं में कई बार क्या होता है, क्या मिलेगी आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही आपके हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है तो वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है उसके कारण डेथ होती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन 3 कार्बन मोलिक्यूल इज फाउंड एज द एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ CO2। भैया एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, तो एक क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती वहाँ पे। चलो अच्छा, इसी का नेक्स्ट पार्ट है और वाला जो है, नेम द मोमेंट दैट अकर ऑल अलोंग द गट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप खाना खाते हो तो आपके पेट तक जो जाता है, गट तक जाने की जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टैलिसिस, है ना। तो ये पूछी हुई है, वेयर इज़ द बाइल जूस स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? गॉल ब्लैडर में। लिस्ट 2 रोल्स ऑफ द बाइल जूस। आपको फैट वगैरह को बर्न करने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होती है। ठीक है, मसल्स क्या करते हैं? रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपैंड करते हैं, फूड आपका आगे जाता रहता है। और गॉल ब्लैडर में आपका प्रेजेंट होता है बाइल जूस, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और एंजाइम्स वर्क कर सकें उसके लिए मीडियम को, एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन बनाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स व्हाई फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन फ्लावर इफ द पॉलिनेशन डज नॉट टेक प्लेस। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये कह रहे हैं कि अगर पॉलिनेशन नहीं हुई तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। भैया पॉलिनेशन से ही तो क्या आएगा? स्पर्म आएगा, है ना। पॉलिनेशन की मदद से ही क्या होएगा? स्पर्म आएगा। पॉलिनेशन होता क्या है कि ट्रांसफ़र करना है स्पर्म को एंथर से स्टिग्मा पे। तो अगर आपका स्पर्म ही नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? ठीक है बेटा, तो ये आपकी अगेन थ्योरी का क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है कि फ्लावर फर्टिलाइजेशन रिक्वायर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर इट मीन्स दैट मेल गैमेट इज नॉट अवेलेबल, hence fertilization cannot takes place. Where is zygote located in the flower after fertilization? Ovule में. What does it develop? zygote किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया? एम्ब्रियो में. zygote किस में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो में. Write the name of the those part of flower which serves the same function as following do in the animals. जो एनिमल्स में जो टेस्टिस का काम कर रहे हैं, फ्लावर्स में उसका काम कौन करता है? एंथर. और जो ओवरी का काम कर रहे हैं तो वो तो ओवरी है। ठीक है, फ्लावर में भी क्या होती है? ओवरी ही होती है। तो क्लियर है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसीलिए लिख के आया हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ओके, तो चलें
29th क्वेश्चन पे, स्टेट एनी टू ऑब्जर्वेशन when electric current is passed through acidulated water in a container having each electrode covered by test tube filled with water। सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको समझ आता है, अब किसी बच्चे को हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया कि हुआ क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। 3 नंबर का है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर बोली हुई है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर अब तो समझ आ गया ना इसमें क्या क्या होगा। दूसरा है राइट द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द गैस ऑब्टेन्ड एट कैथोड टू द मास ऑफ गैस ऑब्टेन्ड एट एनोड। तो मास की रेशियो भी लिख देंगे। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर जैसे ही मैंने बोला वैसे सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलो, क्या ऑब्जर्वेशन आती है, आप बना भी सकते हो, डायग्राम भी बना के आ सकते हो, बट फॉर्मेशन लिख देनी है। बबल्स फॉर्म होते हैं दोनों इलेक्ट्रोड पे, एक पे ज़्यादा एक पे कम। ठीक है, दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब। वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द गैस कनेक्टेड एट एनोड। एनोड पे कौन सी होती है आपकी, ऑक्सीजन होती है। कैथोड पे आपकी कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन होती है। उनका रेशो ये आपका लिखा हुआ है। मास का रेशो पूछा है, हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 6। ये तो नंबर ठीक है। एक ऑक्सीजन आती है ना और वहाँ पे 2 आएंगी, तो क्लियर है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें ना आप डायग्राम ज़रूर बना के आना। ठीक है भाई, आप डायग्राम ज़रूर बना के आओ। इसमें मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, ये मेरी गलती है। आप डायग्राम यहाँ पे ज़रूर बनाओ। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, अगेन मेटलर्जी से क्वेश्चन आया। स्टेट व्हाट हैपन व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन दिस केस। तो इस केस में क्या होता है, ये लो भाई, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आपके सामने है। एक एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो एनोड है आपका। ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज है, पता नहीं इस डायग्राम में आपको दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा, ये क्या आपका कैथोड होता है। एक पे प्योर होता है, ठीक है, और एक पे क्या होएगा, इम्प्योर हम कॉपर रखते हैं। तो एनोड पे क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन होती है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास कराओगे तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। जो प्योर मेटल होगा, ठीक है, वो डिजोल्व होता है इलेक्ट्रोलाइट में, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो कैथोड पे आपको क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे आपकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो दोनों रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो Cu2+ बन के किस में आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन गए और कॉपर 2+ ने, ठीक है, जो सॉल्यूशन में था CuSO4 के सॉल्यूशन से स्प्लिट हुआ, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो कैथोड पे एज अ प्योर कॉपर जमा होता गया। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ थी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। 3 नंबर में आया है। अगेन मेटलर्जी का ये क्या है, क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, न्यूमेरिकल है। ठीक है, दोनों ही न्यूमेरिकल हैं, चॉइस में हैं आपके। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो पहली बात, मिरर कौन सा है, कॉन्केव, ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 8 सेंटीमीटर, देन यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर इन दिस केस। तो भैया न्यूमेरिकल भी है और रे डायग्राम भी आपको बनाना है, तो दोनों ही काम है। तो चलो पहले न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। 31 A का सॉल्यूशन। अब कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -12 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन ज़रूर ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस किया जाता है, तो -8 सेंटीमीटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मिरर फॉर्मूला, अब ये लिख के भी ऐसे ही आना है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो -1/12 इज इक्वल टू 1/v -1/8 हो जाएगा।
तो -1/12 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू यहाँ पे 24 -2 + 3 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, +24 सेंटीमीटर। अगेन यूनिट्स, ठीक है। तो ये आ गई +24 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो गया है यहाँ से। तो अब हमें क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल। फोकल लेंथ दी है हमें 12, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर पे। तो 8 सेंटीमीटर पे जब ऑब्जेक्ट रखा है, इधर से आया तो ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है। अब इससे डबल डिस्टेंस पे क्या होगा आपका, 12 से 24 पे आपको क्या बनाना है, सेंटर। अब ये अगर आप डाटा लिख के आते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे और यहाँ पे आपके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट ए बी था तो इमेज को हम कैसे लिख देंगे, A' B'। और ये जो डिस्टेंस है आपका 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इसीलिए क्या आया, डिस्टेंस पॉजिटिव आया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अभी तक एक गलती है, ठीक है। इस डायग्राम में अभी एक गलती है और वो माइनर नहीं है, मेजर गलती है, ठीक है। जल्दी से बताना क्या गलती है इसमें। बेटा इसमें एरो नहीं लगाया हमने अभी। एरो नहीं लगाओगे, एरो अगर आप नहीं लगाओगे तो भाई आपका नंबर डिडक्ट होंगे, क्लियर है। तो ये बाद में क्या है, एक्सटेंडेड की है। नेचर अगर पूछें तो क्या आ जाएगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, पोजीशन बिहाइंड द मिरर। ठीक है। तो ये गलती थी, इसमें वो नहीं लगे हुए थे, हमने एरोज नहीं लगाए थे। 31 का बी पार्ट, चलो ये तो पूरा हो गया हमारा, डन। बी का फर्स्ट पार्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ मैग्निफिकेशन -1 इफ द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इमेज क्या है, 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, ठीक है। तो चलो बी पार्ट को भी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 31 है ना। तो 31 का बी पार्ट का पहला है, मैग्निफिकेशन दी हुई है -1, इमेज दी हुई है कि वो 30 सेंटीमीटर पे रखी हुई है। 30 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, रियल है, इन्वर्टेड है। रियल इन्वर्टेड कब बनती है, जब इमेज लेफ्ट साइड में हो, और लेफ्ट साइड के लिए क्या लगेगा, -30। और m का फॉर्मूला -v/u। तो m -1 माइनस ऑफ -30 डिवाइडेड बाई u, एक माइनस कैंसिल, तो u कितना आ गया, -30। लेफ्ट साइड में ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो इसीलिए आंसर में क्या आया है, माइनस साइन आया है। क्लियर, साइन कन्वेंशन के साथ चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें निकाल लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्यों है, तो भैया अगर मैग्निफिकेशन क्या है, 1 है, ठीक है। एज मैग्निफिकेशन इज -1, तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिंपल। इसलिए अगर आप इतना भी करके आ जाते हो ना, डायरेक्ट भी लिख दो,
इसको u, अगर आपको पता है मैग्नीफिकेशन -1 है, u को लिख दो 30 माइनस साइन के साथ, तो उसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करके आते हो, ये फॉर्मूला वगैरह लिख के कैलकुलेशन करोगे, 1 मिनट भी नहीं लगता, तो उसके आपको ज़्यादा अच्छे से नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका बी पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, वेयर वुड द इमेज बी इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव 15 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। इमेज कहाँ पे बनेगी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के, जो 30 सेंटीमीटर पे आया है, उसको 15 सेंटीमीटर पे रख दे। डायग्राम बना के दिखाओ। ठीक है जी, डायग्राम बना के दिखा देते हैं। अब देखो मिरर कौन सा है, रियल इन्वर्टेड जो दे रहा है वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। अब क्या था, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ था 30 सेंटीमीटर पे। अब उसको हमने उठा के रख दिया है 15 सेंटीमीटर पे, इनिशियल पोजीशन। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की। अब हमने इसको उठा के यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे रख दिया है। तो अब बताओ कि इमेज कहाँ पे बनेगी। पहली बात तो मेरे को ये बताओ, इसकी फोकस, इसका फोकल लेंथ कहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है इस कॉन्वेक्स मिरर की, इस कॉनकेव मिरर की। अब फोकल लेंथ का मुझे कैसे पता लगेगा, कहीं उसमें तो दी नहीं हुई, लिखा तो हुआ नहीं है इन्होंने। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। कहाँ पे, यहाँ पे। इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे है ना, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पे आपका क्या बना हुआ है, इमेज बनी हुई है। तो ये केस कब होता है भाई, ये केस कब होता है, जब आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे हो, u इज़ इक्वल टू v। तो ये कंडीशन कब होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट सेंटर। तो मीन्स c रेडियस हमारी कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। रेडियस 30 सेंटीमीटर आ गई, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। और 15 सेंटीमीटर पे ही हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। तो मीन्स ऑब्जेक्ट अब हमारा कहाँ है, फोकल लेंथ पे है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, फोकल लेंथ पे है। तो फिर इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। आप अपना बना लेना भाई, सही से बना लेना इसको। ये पैरेलल जाती हुई रेज दिखा देना, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिरर को बड़ा बनाओ ताकि ये रिफ्लेक्ट करके भी आए। क्लियर है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि क्या करना है, क्योंकि फोकल लेंथ है सच इसमें दी नहीं हुई। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अप्लाई दिस रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, और लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है आपका, है ना, FBI के एजेंट बन जाओ। FBI के क्या बन जाओ, एजेंट बन जाओ। ये आपका थंब हो गया, ये 4 फिंगर होगी, और ये आपकी मिडिल फिंगर होगी। तो इसमें जब आप लगाओगे, ठीक है, जब इस रूल को आप इसमें लगाओगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। वही है, डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा सकते। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिखना आता है, स्ट्रेच द 4 फिंगर, मिडिल फिंगर। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आप इनको स्ट्रेच करो। और थंब को किस डायरेक्शन में रखना है, थंब आपके डायरेक्शन देगा फोर्स की। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, बी से लिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड किससे लिखते हैं, बी से। और आपकी मिडिल फिंगर, ठीक है। मिडिल फिंगर कहाँ पे पॉइंट करेगी, करंट की डायरेक्शन में आपकी पॉइंट करेगी। तो इस पर फोर्स किधर लग जाएगा, तो आप निकाल के देखोगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द पेज आएगा, आपके पेज के अंदर जा रही होगी आपका थंब, ठीक है। करके देखो। नेक्स्ट पूछा हुआ है, व्हाट विल हैपन
what will happen to an electron which enters the same field in the same direction in which the current is flowing. अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर तुम इसी डायरेक्शन में एक करंट इलेक्ट्रॉन को फेंक दो, ठीक है, तुम इस डायरेक्शन में अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन को फेंक देते हो तो उस पर क्या होगा? तो बेटा इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इस डायरेक्शन में फेंकूँगा तो मेरे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सिर्फ, और करंट की डायरेक्शन चेंज होते ही फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, है ना। फोर्स जो अभी कहाँ लग रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड, वो अब क्या लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड या आउट ऑफ द पेज। क्लियर है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन फेंकने से क्या हुआ? करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये आपका आंसर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड विल डिफ्लेक्ट आउट ऑफ द पेज। रीज़न क्या था? कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए बी। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? हमारी चेंज हो जाती है। क्लियर है बच्चे? चलो क्वेश्चन नंबर 33, यूज ऑफ पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप अफेक्ट्स ऑर्गेनिज्म एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल, स्पेशली ह्यूमन बींग्स। हमें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं क्योंकि हम एंड प्रोडक्ट हमें ही कंज्यूम करना होता है ना, और सारे के सारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन तो उसमें हो चुका होता है। तो नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। तो ये लो, फिनोमेना क्या था? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन था। मीन्स क्या होता है जब आप पेस्टिसाइड्स डालते हो, वो पेस्टिसाइड्स क्या होता है धीरे 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 आपकी सोयल में जाते हैं, वो सोयल से आपकी क्रॉप में जाएंगे, फिर वो क्रॉप डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हमारे पास आएगी, हम उसको कंज्यूम करेंगे, तो हम उसके साथ साथ टॉक्सिक मटेरियल्स भी खा रहे हैं। क्लियर है? तो यही सब कुछ लिखा हुआ है। पेस्टिसाइड्स आर वॉश डाउन इनटू द सोयल एंड वाटर बॉडीज। फ्रॉम द सोयल पेस्टिसाइड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द क्रॉप प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल्स एंड एंटर द फूड चेन। आ गई भाई क्रॉप घर पे। These chemicals are non-biodegradable and get accumulated progressively at each trophic level. As human beings occupy at the top level in the food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies. तो भैया खाने के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी खा रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस भी खा रहे हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी बूम कर रही है धीरे धीरे, बट कॉस्टली है ना। इनकी सब्जियाँ क्या होती हैं? कॉस्टली होती हैं, तो अभी इतनी फिजिबल नहीं रही। फिजिबल तो है, कॉस्टली है बस। चलो क्वेश्चन नंबर 34, अपर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठ कर आया है आपके पास, तो बताओ कराऊं। कॉन्वेक्स लेंस, देखो कोई बच्चा एक गलती तो कभी मत करना कि आप क्या करो, बिना पढ़े ही चले जाओ। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज भी अगर आपने कर लिए, वो भी मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी पढ़ लो यार, अभी जो आपके डेज बचे हुए हैं ना, इनमें क्या कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। तो अपर हाफ को क्या कर दिया है? ब्लैक कर दिया है। लो जी, अपर हाफ हमारा क्या हो गया? ब्लैक हो गया। तो अब रेज कहाँ से जाएंगी? देखो आप लेंस का ना एक टुकड़ा भी ले लो, समझ रहे हो? आप लेंस का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले लो, आपको सेम जगह पे ही वो क्या बना के देगा? आप जैसे पूरा लेंस आपकी इमेज बनाता है ना, वैसे ही आपको इमेज उसी पोजीशन पे आपकी बना के देगा। आप इसका इतना नीचे का हाफ छोड़ो, नीचे के हाफ में से भी इतना सा काट के ले लो, आपकी तब भी इमेज आपकी यहीं पे बनेगी। डिफरेंस क्या रहता है? सिर्फ अब सारी की सारी रेज नहीं आ पाती तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, कह सकते हो आप इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, ठीक है। और किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप एक छोटा सा भी पीस लो तब भी आपकी इमेज सेम पोजीशन पे ही बनेगी, एक जैसे बड़ा लेंस बनाएगा। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिख के लेके आए हैं कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एवरी पार्ट ऑफ द लेंस फॉर्म इमेज एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन। हर एक पार्ट, आप छोटा सा पार्ट काट लो लेंस का, तब भी वो आपको सेम पोजीशन पे ही आपकी इमेज बना के देगा। इवन इफ यू टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ लेंस, इट विल एग्जैक्टली फॉर्म द सेम एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन एंड ऑफ सेम शेप एंड साइज, जैसे पूरा आपका लेंस बनाता है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ब्राइटनेस ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ब्राइटनेस क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि अब आपने छोटा सा पार्ट लिया है, इसमें सारी की सारी रेज नहीं आ रही है। Even though a small part of lens can form exactly same image as that made by a whole lens, there is a difference in the brightness of image as the area of the lens responsible for the refraction decreases.
जितनी जगह से रिफ्रैक्शन होना था वो कम हो गया है, तो उसके कारण ब्राइटनेस लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है? ठीक है भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया हुआ है। अब देख लो आप एनसीईआरटी की क्या वैल्यू होती है। तो अभी 1 मिनट, इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्केव लेंस। ओके, कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से रखा हुआ है। फोकल लेंथ उसकी 15 दे रखी है। लेंस फॉर्मूला यूज़ करो और क्या निकालो, इमेज का डिस्टेंस निकालो। ठीक है भैया, तो निकाल देते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला जैसे था वैसे ही हमारा लेंस फॉर्मूला भी है। यू दिया हुआ है, यू तो हमेशा ही क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। इसका बी पार्ट हम कर रहे हैं। फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में होती है, तो -15 वी हमसे पूछी हुई है। तो फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये गिवन वगैरह आपको सब कुछ लिख के आना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f मीन्स -1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30 हो जाएगा, माइनस माइनस। तो इधर से -1/15 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से v कितना आ गया, इसका एलसीएम लेंगे 30 -2 -1 -3/30 -1/10। ओ सॉरी, 1/v लिखना था यहाँ पे, 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई आपकी -10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपकी क्या आ गई, इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 5 नंबर में है, चॉइसेस आपके पास आई हुई हैं। गिव रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ कैटायन और C4- एनायन। तो कार्बन, सिंपल सी बात है, ये पूछ रहे हैं कार्बन भैया 4 इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करता है, ये लूज कर दे या गेन कर ले, क्यों नहीं कर पाता? लूज और गेन करना दोनों ही क्या है, मुश्किल काम है भाई, है ना। लूज करना, गेन करना दोनों ही क्या है, मुश्किल काम है। देखो, कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4+ बिकॉज रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड C4- गेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस को, जिसमें 6 प्रोटॉन है, उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ना तो वो गेन करता ना लूज करता, क्या करता है, शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, ये सब आपको पता है, थ्योरी आपकी अगेन अच्छी होनी चाहिए। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड? कार्बन कंपाउंड की होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज, अभी पहला क्वेश्चन भी होमोलॉगस सीरीज के ऊपर ही था, है ना। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है? CHO। CHO ग्रुप के मेंबर्स की आपको क्या लिखनी है, मतलब 2 होमोलॉग लिखने हैं। तो अ सीरीज इन कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन द सेम कार्बन चेन, कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये आपकी सिंपल सी होमोलॉगस सीरीज़ की क्या है, डेफिनेशन है। हमें वो बताना है, होमोलॉग्स बताने हैं एल्डिहाइड के। तो एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप इसको बोला जाता है। तो इसके 2 होमोलॉग बता देते हैं, CH3 CHO और C2H5 CHO, मिथेनल और इथेनल। ठीक है, एक का नाम मिथेनल, एक का नाम इथेनल। तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट क्या है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन भी बनाना है, तो साइक्लोहेक्सेन भी बनाते हैं। चलो, थर्ड पार्ट यहाँ कर देते हैं, साइक्लोहेक्सेन। देखो, एन सिंगल बॉन्ड रहेंगे, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, और वो साइक्लिक चेन रिंग में जुड़े हुए हैं। अच्छे से बना देते हैं थोड़ा सा। बेंजीन रिंग और साइक्लोहेक्सेन में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। अच्छा, इसके हाइड्रोजन वैसे तो हम दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दिखा दो चलो।
ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन का। और वाला पार्ट कर लो। नेम द कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH एंड राइट इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। नेम अ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। एल्कोहल की बात हो रही है यहाँ पे, और वो कौन सा है? इथेनॉल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इथेनॉल का? फॉर्मूला C2H5OH। राइट केमिकल रिएक्शन टू शो इट्स रिएक्शन विद सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करो। ओके, मतलब सारी जो इथेनॉल की रिएक्शंस हैं वो आपकी सारी आ गई हैं। तो चलो भाई 35th बी पार्ट। तो नाम क्या है इसका? फर्स्ट इथेनॉल, कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड इथेनॉल, फॉर्मूला C2H5OH। तो इसमें पहली रिएक्शन थी हमारी रिएक्शन विद सोडियम। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट रिएक्शन थी रिएक्शन विद सोडियम। मेटल के साथ रिएक्शन ये वो वाली है, तो C2H5OH प्लस Na। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। Na हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि सोडियम क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे क्या बन गया? C2H5ONA। C2H5ONA और आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। इसका नाम क्या होगा? सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड। ठीक है। दूसरी रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड H2SO4। अब ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है ये कैसे काम करेगा? एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये इसमें से क्या कर देगा? पानी को निकाल देगा। तो ये रिएक्शन हमने कैसे लिखी थी? इसमें से पानी निकालने के लिए CH3 CH2OH को जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हो 443 केल्विन पे, तो इसमें से क्या करते हैं? ये वाटर निकाल देते हैं, है ना। वाटर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ये इथीन बनेगा। देखो 2 कार्बन रह गए और 4 हाइड्रोजन रह गए। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपका वाटर क्या आ गया? बाहर आ गया। इसका नाम क्या हो गया? ये इथीन बन गया। 2 कार्बन डबल बॉन्ड वाला क्या होएगा? इथीन। ठीक है। थर्ड रिएक्शन इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ओके, अल्कोहल की इथेनोइक एसिड के साथ करानी है। तो चलो विद इथेनोइक एसिड। अब ये रिएक्शन क्या होगी? एस्टेरिफिकेशन। अल्कोहल को C2H5OH प्लस इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। एसिड कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा? आपका एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? CH3CO, यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगा C2H5 प्लस H2O। तो ये क्या बन गया? यहाँ पे एस्टर आपका बन गया। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी। फोर्थ रिएक्शन कौन सी है? फोर्थ रिएक्शन है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी हो रही है ना, विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो C2H5OH एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ से क्या देता है? 2 मोल नेसेंट ऑक्सीजन के देता है और इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करा देता है? इथेनोइक एसिड में, है ना। CH3COOH ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेसिकली।
तो ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। क्या बन गया ये, इथेनोइक एसिड। यहाँ से क्या मिलेगी, या फिर इसको KMnO4 के साथ भी कराते थे, 2 मोल क्या मिल जाएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। ये रिएक्शन, तो देखो भैया 5 नंबर में आपका इथेनॉल की चारों की चारों रिएक्शन आ गई, है ना कमाल। 5 नंबर के अंदर इथेनॉल की सारी रिएक्शन आपको लिखनी आ गई है। तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल। ओके, सिंपल थ्योरी है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, राइडिंग ए साइकिल, वोमिटिंग, कंट्रोलिंग हंगर, हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज। तो भैया क्रैनियल होता है और वर्टिब्रा, तो इससे हमारे प्रोटेक्ट होते हैं। 5 नंबर में आई हुई है पूरी की पूरी थ्योरी। दूसरा ही पढ़ लेते हैं, व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं भैया, डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं ना प्लांट के अंदर, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस से मिलती हैं। गिव द नेम ऑफ द प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ जो नहीं होने देता, ABA एब्सिसिक एसिड, प्रमोट सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन। एक्सप्लेन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ टेंड्राइल इन पी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। टेंड्राइल्स मतलब मटर के बेल लगा लो आप, ठीक है। आपने अगर ये नहीं देखी, पी प्लांट की नहीं देखी है, तो मनी प्लांट तो देखा होगा, है ना। टच के कारण जैसे ही आप उसको कोई सपोर्ट दे देते हो, उसी पे वो वाइंड अप करता जाता है। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट, ऑक्सिन। तो ये सारी की सारी क्या हुई है, थ्योरी आई हुई है। तो चलो भाई थ्योरी देख लो आप। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, और हमारे ब्लड के थ्रू हार्मोन्स जाते हैं स्पेसिफिक टारगेट पे। कोई ग्लैंड नहीं होता हार्मोन्स में, प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं, हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो और दूसरा जो ये था इंटेलिजेंस, राइडिंग ए साइकिल, उसके लिए इंटेलिजेंस सेरिब्रम, राइडिंग ए बाईसाइकिल, मतलब यहाँ पे आपको बॉडी बैलेंस बना के रखना है। बॉडी बैलेंस आपका सेरिब्रम से बनता है। वोमिटिंग मेडुला, ठीक है। और दूसरा क्या था, हंगर, भूख लगी है तो हाइपोथैलेमस या फोर ब्रेन, फ्रंट वाला पार्ट जो आता है वो आपकी थिंकिंग के लिए, हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो ये सब आपका प्योर थ्योरेटिकल है, इसमें कोई सिंपल लगाना ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं लगाना, बस आपको थ्योरी याद है। और कुछ बच्चों को तो वर्ड्स ही याद नहीं होते बायो में, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है मैकेनिकल इंजरीज से, भैया स्कल होता है, क्रैनियम बोल लो, ठीक है। और उसके अंदर क्या होते हैं, मेनिंजेस भी होते हैं, उसके अंदर CSF भी होता है। सब कुछ पूछा हुआ है, एक एक चीज़ बता दो। स्पाइनल कोड बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है ना। बैकबोन हड्डियों का जो ढांचा होता है आपकी, पीछे रीढ़ की हड्डी जिसे आप बोल देते हो, उसके अंदर क्या होती है, स्पाइनल कोड होती है। इसमें भी क्या होता है, CSF होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसे आप बोलते हो। तो प्योर थ्योरी है। अब आपको याद है या नहीं, तो थोड़ा सा ये आप कमेंट करके बताओ। चलो प्लांट ग्रोथ वाला था। प्लांट ग्रोथ ट्रॉपिकल मूवमेंट्स क्या होती हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती हैं, जैसे लाइट, ग्रेविटी, ठीक है, टच, इन सब चीज़ों में। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड, ABA शॉर्ट में लिखा जाता है। और सेल की डिवीजन को जो प्रमोट करता है वो क्या होता है, साइटोकाइनिन्स। और पी प्लांट में वो थिग्मो, कहाँ लिखी हुई है यहाँ पे, ये रहा डिस्प्ले, थिग्मोट्रोपिज्म, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, ट्रोपिज्म आएगा, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म, ए ट्रोपिक मोमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच। टेंड्राइल्स रैप अराउंड द स्पॉट, कोई भी उसको स्पॉट मिल जाए, ठीक है, सच एज नियर बाय प्लांट हो गया या कोई स्ट्रक्चर हो गया, लकड़ी वगैरह आपने लगा दी, तो उसी पे क्या कर जाएंगे, ये कोयल कर जाएंगे। डिफरेंशियल डेवलपमेंट और टेंड्राइल, सिंपल सी बात है, ये क्या कर जाते हैं, वहाँ पे ट्विस्ट कर जाते हैं और राउंड कर जाते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिग्मोट्रोपिज्म इज ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। तो थ्योरी अगेन मैं वही बात कहूँगा, आपको थ्योरी कितने अच्छे से आती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इवन बच्चे कहते हैं ना हमसे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, तो वो भी आपकी थ्योरी पे ही बेस्ड है बेटा। इतना आपको नहीं सोचना है, बस थ्योरी रिवाइज कर दो। चलो एक केस स्टडी आ गई है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ प्योरली रेजिस्टिव वायर, H = I² RT, हीटिंग इफेक्ट बताया हुआ है। चलो लिस्ट द 2 प्रॉपर्टी ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, और हीटिंग एलिमेंट है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। लिस्ट द 2 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि इसमें भी हीटिंग इफेक्ट हो सके, और हीटिंग इफेक्ट होने के बाद ये जल्दी से मेल्ट हो सके तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ठीक है।
हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट. नेम द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. Explain how a fuse wire is capable of saving the electrical appliances from getting damaged due to accidentally produced high currents. जब हाई करंट आएंगे, हाई इसका रेजिस्टेंस है, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, लो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो हीटिंग के कारण जल्दी से ये मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, सर्किट ब्रेक हुआ, सामने आपके अप्लाइंसेज जो हैं वहाँ तक करंट पहुँचा ही नहीं. अगर करंट ही नहीं पहुँचा तो ख़राब क्यों होएंगे भाई, वो है ना, क्यों डैमेज होएगा आपका. तो समझ आ गया. तो दोबारा से पढ़ लेते हैं इन्हीं सब चीज़ों को. लो भाई, पहला था हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट, सॉरी, है ना, हीटिंग एलिमेंट का. तो हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए या हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और हाई टेम्परेचर पे जल ना जाए, मीन्स हाई मेल्टिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट. फ्यूज़ का पूछा था, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि ये जल्दी से जल जाए. और फ्यूज़ किस प्रिंसिपल पे इफेक्ट करता है, काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. व्हेन हाई करंट फ्लोज इन द सर्किट एक्सीडेंटली, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी, सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, यही था. ओके, एक मिनट, उसमें और में भी कोई क्वेश्चन था और वाला, ये क्वेश्चन यहीं पे सोल्व करते हैं. चलो ठीक है. तो इसमें क्या दी हुई है, पावर दी हुई है 1100 वॉट, सॉरी 1100 वॉट, 1100 वाट आपकी पावर है. वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्टेज पे सप्लाई हो रही है. करंट, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. सर्किट में करंट निकालना है, तो P इज इक्वल टू वी आई, आई इज इक्वल टू P अपॉन वी. पावर है हमारी 1100, 220 वोल्ट का ये झटका लगेगा, तो ये 5 एम्पियर क्या आ गया, करंट आ गया. 5 एम्पियर का करंट आया, तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया सोल्व. व्हाट विल हैपन टू एन इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर कनेक्टेड इन द सर्किट. कुछ भी नहीं होगा, 5 एम्पियर का करंट वो झेल सकता है, तो वो झेल लेगा, 5 एम्पियर ही आ रहा है, ज़्यादा करंट आ ही नहीं रहा है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट. नो इफेक्ट ऑन फ्यूज. ठीक है, तो इसका आंसर हमें यहीं पे, हमने इसको सोल्व कर लिया. ठीक है, तो चलें क्वेश्चन नंबर 38. Salts play very important role in the daily life. Sodium chloride, which is common salt. This. Okay. तो क्वेश्चन पढ़ो सीधा का सीधा. Identify the salt. Identify the acid and the base from which sodium chloride is formed. चलो. A part, सोडियम क्लोराइड किससे बना है, कौन सा एसिड है और इसके अंदर कौन सा बेस है. एसिड कौन सा है, HCl. बेस कौन सा है, NaOH. ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है. फाइंड द कैटायन एंड द एनायन प्रेजेंट इन द कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट में कौन से कैटायन है और कौन सा एनायन है. Ca2+ कैटायन हो गया, SO4 2- एनायन हो गया. सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सोल्ट. जस्टिफाई द आंसर. सेम फैमिली है भैया, सोडियम क्लोराइड और वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा भी क्या होता है, वॉशिंग सोडा. व्हाट इज वॉशिंग सोडा, Na2CO3. तो वो सेम फैमिली से हैं, क्योंकि सेम कैटायन है. सोल्ट हैविंग सेम कैटायन बट डिफरेंट एनायन बिलोंग टू द सेम फैमिली. सोडियम क्लोराइड, NaCl, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 बोथ हैव Na+ कैटायन. इनका कैटायन क्या है, सेम है, इसीलिए ये क्या है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है. डिफाइन द टर्म pH स्केल. ओके, तो pH स्केल डिफाइन करते हैं पहले. तो pH स्केल क्या होता है, तो H+ आयन की कंसेंट्रेशन मापने के लिए जो स्केल होता है हमारा, वो pH स्केल होता है. अ स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग H+ ion concentration in solution is called pH scale. इसे हम pH स्केल बोलते हैं. नेक्स्ट क्या कहा गया है इसमें,
नेम द सॉल्ट ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करानी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और उसकी पीएच वैल्यू हमें बतानी है। तो रिएक्शन किसकी है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4। एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, सोल्ट कौन सा बनेगा? K2SO4 और साथ में क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इससे ये जो सोल्ट बनेगा इसकी पीएच क्या होगा? 7, क्योंकि ये सोल्ट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सोल्ट बनता है वो कैसा होता है? सोल्ट वो एक न्यूट्रल सोल्ट होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो इसकी पीएच क्या होगी? 7 होगी। ठीक है, आंसर मिल गया, समझ भी आ गया होगा लॉजिक। तो चलें नेक्स्ट, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन 39। पेपर पूरा कंप्लीट हो गया भाई। 39 क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्या है? हमारा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन हुई है, रीजनरेशन हुई है, क्या हुआ है देख लो भैया। और इसमें ये आपका क्वेश्चन पक्का आएगा ही। हाँ, ये रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? एक में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ये आपका क्या है? होमवर्क है। 2 नंबर का आपका क्या है? होमवर्क है। ठीक है, तो चलो हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द कट पीसेज ऑफ द 2 प्लेनेरिया कुड रीजनरेट टू फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। भैया ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, इसी से अगर आप ऐसे काट दो OP, सारे के सारे पार्ट ही, सारे के सारे कट पीसेस ही क्या कर लेंगे? दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे, है ना। ऑल कट पीसेस। सारे के सारे कट पीसेस ही क्या हो जाएंगे? रीजनरेट यहाँ पे हो जाएंगे, दोबारा से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विच फॉलो द सेम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज प्लेनेरिया। हाइड्रा, है ना। क्या होता है? हाइड्रा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन रीजनरेशन। रीजनरेशन में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ये लो आपके सामने, स्पेशलाइज्ड सेल क्या करते हैं? दोबारा प्रोलिफरेट करते हैं, मतलब फैल जाते हैं, रीडेवलप होते हैं टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ सेल। ठीक है, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। दिस मास ऑफ सेल चेंजेस टू मेक डिफरेंट सेल टाइप्स एंड सेल टिश्यूज़ बनते हैं, उनके टिश्यूज़ बनते हैं। और ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है आपका धीरे धीरे करके। इसी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट होना। कि स्पेशलाइज सेल के थ्रू क्या हुई? डेवलपमेंट हुई। और यहीं से आपको क्या करना है? होमवर्क भी करना है आपका रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन का। तो इसके लिए थैंक यू भाई, आपने इतना पेशेंस रखा और पूरा का पूरा हमारे साथ ये सैम्पल पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे एक और क्वेश्चन पेपर के साथ या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।